नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रैक्सॉर पर, जहां हर रात मौत का साया जीवित हो उठता है और अंधेरे में छिपी भयानक सच्चाइयां आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। अगर आप हॉरर के दीवाने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नई भयानक घटना आपसे छूट न जाए। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां कुएं के पास हर पल मौत का इंतजार है। तैयार हो जाइए, कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए, कान लगाकर सुनिए और दिल थाम कर देखिए, क्योंकि ये घटना खत्म होने के बाद भी आपके सपनों में आएगी। लगभग आधी रात का समय था। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, मानो मौत ने खुद सांस रोक ली हो। एक नवयुवक अमित अपने हाथ में एक पुराना बैग पकड़े अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। आंखें फटी हुई, पसीना चू रहा था। वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे सांस ले रही हो। हवा में ठंडी सिहरन थी, दूर कहीं उल्लू की चीख गूंज रही थी। जैसे ही वो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लग रहा था छाती फट जाएगी। वो वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाना चाहता था। आलतू चलालतू आई बला को टाल दूं, हे प्रभु रक्षा करना, यहां से सही सलामत चले जाऊं, उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरा, उसके कानों में किसी की पायल की भयानक आवाज पड़ी, टन टन टन, जैसे हड्डियों पर लोहे की जंजीरें खींची जा रही हों। उस आवाज को सुनकर डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कंधे पर उसे कुछ ठंडा, नम सड़ा हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई गला हुआ मांस उसके शरीर को छू रहा हो। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़ी एक औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका घूंघट हल्का सा हिला। अमित का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तभी उस औरत ने अपना हाथ, जो हड्डियों और सड़े मांस का बना लग रहा था, उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसकी गर्दन को एक ही झटके में मरोड़ दिया। हड्डी के चटकने की भयानक आवाज गूंजी। खून की गर्म धार उसके मुंह से निकली। अमित निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और सफेद पड़ चुकी थीं। अगली सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो कुएं के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। खून की सूखी धाराएं जमीन पर फैली हुई थीं। सत्यानाश, पता नहीं ये किस किस को और लेकर जाएगी। पिछले 2 महीने में ये 5वीं मौत हुई है। मना किया था रात को यहां से कोई मत जाना। इंसानों को, हमारे जानवरों को, किसी को नहीं छोड़ा इसने। मुझे तो ये सती माता का प्रकोप लगता है। सती आसरा का स्थान बनाना होगा। देवी को रोज भोग देंगे और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ ना आएगा। देवी को रात के समय जरा सा भी बिखना पसंद नहीं है। अपनी जान बचानी है तो यही करना होगा। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए बोले। माना जाता है कि गांव के कुएं और नदी पर सती आसरा का स्थान होता है, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है। गांव में होने वाले इन हादसों की वजह से गांव वालों ने कुएं पर सती आसरा का एक छोटा सा मंदिर बनाया, जिसके भीतर कोई मूर्ति नहीं थी। बस गांव के लोग वहां देवी को भोग लगा सकें, इसलिए वो मंदिर बनाया गया, ताकि देवी का क्रोध शांत हो सके। लेकिन उसके बाद भी गांव में होने वाले वो हादसे रुके नहीं, बल्कि और भयानक हो गए। तभी एक रात काले कपड़े पहनी एक लड़की, जिसका नाम रिया था, जिसने अपने चेहरे को काली शॉल से ढका हुआ था, अपने हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए हुए, सती आसरा के डर से अब रात को कोई भी कुएं के पास नहीं भटकता था। इसलिए गहरी काली अंधेरी रात में वो अकेली कुएं के पास अपना आसन लगाकर बैठी। हवा में सड़ांध की महक फैल रही थी। उसने कुएं पर थोड़ी हल्दी, कुमकुम चढ़ाया, अपनी उंगली से काटकर रक्त का चढ़ावा किया और तेल का एक दीपक जलाया। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो। लेकिन 3 महीने बीत चुके थे और गांव में हो रहे इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे। आज से 3 महीने पहले एक रात काले कपड़ों में अपना चेहरा ढकी हुई रिया रात के 2:30 बजे कुएं के पास एक यज्ञ कुंड जलाए बैठी थी। यज्ञ कुंड की लपटें लाल नारंगी होकर नाच रही थीं। यज्ञ कुंड के पास एक मुर्गा, जिसके हाथ पैर और चोंच को रस्सियों से बांधा गया था। नर कंकाल की खोपड़ी में किसी जानवर का रक्त भरा हुआ था। वो उस रक्त का छिड़काव बार बार यज्ञ कुंड में कर रही थी। हवा में खून की तेज गंध फैल गई। बड़ी ही धीमी आवाज में वो भयानक मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। तुम्हें जागृत किए बिना आज की रात मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
बलि स्वीकार करो। उसने उस बंधे हुए मुर्गे को उठाया और धार-धार चाकू से उसकी गर्दन को एक ही झटके में अलग कर दिया। खून की फुहार यज्ञ कुंड में गिरी। मुर्गे की आखिरी चीख आसमान को चीर गई। तभी वहां एक अजीब सी सिहरन उठी। रात के सन्नाटे में मानो कोई दबी हुई कराह सुनाई देने लगी। कुएं के भीतर से मानो किसी की आत्मा निकलकर बाहर आ गई हो। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़ी एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका घूंघट हल्का सा हिला। जाओ और खत्म कर दो उन्हें, मुझे अपना बदला चाहिए, जाओ। मानो जैसे वो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रही थी। उसके इतना कहते ही वो गांव की ओर बढ़ी। एक दरवाजे के बाहर जाकर रुक गई। दरवाजे पर ढक ढक की आवाज हुई, भयानक, धीमी, लेकिन दिल दहला देने वाली। अरे, इतनी रात को कौन आया है? रात के 3 बज रहे हैं। इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तभी दरवाजे पर फिर से ठक ठक की आवाज आई, अब और तेज और भयानक। सुरेश आधी नींद में था। हम पता नहीं कौन आया है, देखना ही पड़ेगा। सुरेश दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजे से अभी भी लगातार ठक ठक की आवाज आ रही थी। अरे, खोल रहा हूं ना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने घूंघट ओढ़ी हुई वही औरत खड़ी थी। हवा के झोंके से उसके चेहरे से घूंघट सरक गया। सुरेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, पूरी तरह गला हुआ, सड़ा हुआ मांस लटक रहा था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद होकर उल्टी हो चुकी थी। मुंह से कीड़े निकल रहे थे तो उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये क्या है? वो जल्दी से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं बंद हुआ। वो डर के मारे अंदर की तरफ भागने लगा। तभी उस भयानक औरत ने उसकी गर्दन को अपने ठंडे सड़े हाथों में जकड़ लिया। एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला। हड्डी के चटकने की आवाज पूरे घर में गूंजी। फिर उसने उसके चेहरे के मांस को बुरी तरह नोच डाला। खून और मांस के टुकड़े चारों तरफ उछल गए। दर्द के मारे पूरे घर में उसकी चीख गूंज गई। कुछ देर उसकी दर्द भरी चीखों के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उसका ऐसा हाल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया मेरे भाई को? तुझे इतनी बेरहमी से किसने मार डाला मेरे भाई? रमेश अपने भाई से लिपटकर बिलक बिलक कर रो रहा था। किसने मार डाला तुझे? अभी तो सिर्फ इसकी जान गई है, अभी तो तेरा मरना बाकी है। जितनी बेरहमी से इसकी मौत हुई है, उससे ज्यादा बेरहमी से अब तू मारा जाएगा। रमेश ने गांव वालों के साथ जाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। रात को वो अपने भाई की तस्वीर को हाथों में लिए रो रहा था। मत रो बेटा, भगवान ने हमारी जिंदगी में यही दुख लिखा था। पहले मेरा बड़ा बेटा चल बसा और अब सुरेश। न जाने किसका श्राप लग गया है हमारे घर को। एक के बाद एक अनहोनी घटती ही जा रही है। शांति मां रोते हुए बोली, मंगल की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है माँ। किसी ने जानबूझकर मारा है उसे। उसकी हालत नहीं देखी क्या तुमने? कैसे उसके चेहरे पर पूरा मांस नोचा हुआ था। मैं वो फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ माँ, लेकिन जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे माँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उन दोनों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 13 दिन बाद सुरेश की सभी अंतिम क्रियाएं पूरी हुई। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश अपनी मां शांति के कमरे में गद्दा डालकर सोया हुआ था। तभी रात के लगभग 3 बजे दरवाजे पर वही ढक ढक की भयानक आवाज सुनी गई, अब और तेज, जैसे मौत खुद दरवाजा पीट रही हो। उस आवाज से रमेश की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा तो वो ही हैरान रह गया। इतनी रात को घर पे कौन आया है? फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। माँ की नींद न टूट जाए, इसलिए रमेश बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। अब चेहरा और ज्यादा सड़ा हुआ लग रहा था। कीड़े रेंग रहे थे। सीधे रमेश की गर्दन की ओर हाथ बढ़ा। एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला। हड्डी के चटकने की आवाज के साथ खून की धार उछली। वो उसी वक्त निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे चीखने का भी वक्त नहीं मिला। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार की क्रिया की गई, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जैसे ही रमेश की मौत के 13 दिन बाद उसकी अंतिम क्रियाएं पूरी की गईं, तो उसके अगले दिन घर की आंगन में उनकी मां शांति का मृत शरीर मिला, जिनके चेहरे का मांस मानो किसी वैशी दरिंदे ने नोच लिया हो। आंखें बाहर निकली हुई, जबड़े टूटे हुए, खून पूरे आंगन में फैला हुआ। सबसे बदकिस्मती की बात यह थी कि उनका क्रियाकर्म करने के लिए अब घर में कोई भी वारिस नहीं बचा था। न जाने इनके परिवार को तो किसकी नजर लग गई है। तीनों बच्चे मर गए, शांति भी मारी गई। इन तीनों की मौत ही सामान्य ना है।
मनने तो लगे हैं कि किसी ऊपरी हवा ने ही इनके पूरे खानदान को खत्म किया है, वरना ऐसा हंसता खेलता परिवार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लोगों की उस भीड़ में काले कपड़े पहने अपने चेहरे को ढकी हुई वही रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चिंता थी। ये सब क्या हो रहा है? उसे तो बस उन दोनों को मारना था, उसने इसे भी क्यों मार डाला? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? आधी रात को काला कपड़ा ओढ़कर वो फिर से अपने हाथों में पोटली लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक आदमी, करण, अपनी साइकिल से गुजर रहा है। मगर देखते ही देखते वहां पायलों की भयानक आवाज गूंजी, टन टन टन, अब और तेज और करीब। और उसके सामने घूंघट ओढ़ी वो अचानक से आकर खड़ी हो गई। डर के मारे वो आदमी साइकिल से गिर पड़ा। वो उसकी ओर बढ़ी और उसने उसके शरीर के मांस को भी बुरी तरह से नोच डाला, नाखूनों से खरोंचते हुए, मांस के लोथड़े उछालते हुए। उसकी चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। खून की बूंदें कुएं की दीवार पर छितर गईं। ये देखकर काले कपड़ों से खुद को ढकी रिया के होश उड़ गए। वो तुरंत ही वहां से भागने लगी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और सांस हाँफ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे उसे शांत करना होगा, वरना जो भी अब उस कुएं के पास से गुजरेगा वो उन सबको मार डालेगी। उसने उसे शांत करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन गांव में होने वाली मौतों की संख्या कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हर रात नई चीखें, नई लाशें, नया खून। इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे। रिया अब अपनी आंखों के सामने किसी और को बलि चढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए आज उसकी शांति के लिए रिया कुएं के पास बैठकर यज्ञ कर रही थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो। जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो, अब क्यों तुम गांव वालों की बलि देने पर तुली हो? तभी अचानक वहां बहुत जोर से हवा चलने लगी, जैसे कोई उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता हो। कुएं की मंडेर पर जल रहा वो दीपक हवा के झोंके से बुझ गया और उसे भी अपने आसपास पायल की भयानक आवाज सुनाई देने लगी, अब और करीब और तेज। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से घूंघट हट चुका था और उसका भयानक चेहरा गुस्से में उसे ही देख रहा था। आंखें सफेद, मांस लटकता हुआ, मुंह से सांप जैसे कीड़े निकल रहे थे। देखो, तुम्हें शांत होना होगा। तुम अपनी छोटी बहन को इस तरह नहीं मार सकती। मैंने तो बस तुम्हारे बदले के लिए तुम्हें जागृत किया था। तुम दूसरों की जान क्यों ले रही हो? उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला ले लिया है ना तुमने। आज से 4 महीने पहले गांव के एक घर में मातम का माहौल था। घर के बड़े बेटे का उसकी शादी के कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। घर में 2 जवान बेटे थे, सुरेश और रमेश, जिनकी नजर अपनी विधवा जवान भाभी नेहा पर पड़ गई थी। नेहा अपने पति की मौत के गम में खुद को अपने कमरे में बंद किए बस रोए ही जा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज हुई। उस खटखट की आवाज से नेहा अचानक से सहम गई और दीवार की तरफ खिसकती चली गई। उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी अचानक 2 लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। इतनी देर से हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तुझे क्या लगा था कि तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो हम अंदर नहीं आ पाएंगे? देखो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी भाभी हूं। भाभी मां के समान होती हैं। कुछ तो सोचो। चुप, बिल्कुल चुप। तू इस घर की बहू है। अब हमारा भाई तो मारा गया, अब तुम्हारे ऊपर हमारा भी तो कुछ हक हुआ ना। अब अपने ही आंसू बंद करो। वो दोनों किसी शैतान की तरह हंसते हुए नेहा की तरफ बढ़ने लगे। नेहा इस तरह अपनी इज्जत को अपने हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। उसने उन्हें धक्का दिया और बाहर की तरफ भाग लिया। वो दोनों भी उसके पीछे भागे। उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो गांव के कुएं की तरफ दौड़ी और उनसे अपना रक्षण करने के लिए कुएं के अंदर कूद गई। अब क्या करें? ये तो कुएं में कूद गई भाई। अरे अब कूद गई तो कूद गई, जल्दी निकल यहां से, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो इसके मरने का इल्जाम हमारे ऊपर ही लग जाएगा। रिया अब अपनी बहन नेहा की आत्मा को जागृत करके उसकी मौत का बदला तो ले चुकी थी, लेकिन उसने अपनी बहन की आत्मा को जिन तांत्रिक विधियों के जरिए जागृत किया था
उसे शांत कर पाना अब उसके लिए नामुमकिन हो गया था। वो अपने कमरे में घबराई हुई बैठी थी। तभी रात के लगभग 1:30 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। इतनी रात के कौन आया है? रिया ने जाकर दरवाजा खोला तो घूंघट के अंदर वो आत्मा अब उसके सामने आई। उसे देखकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम नहीं, देखो, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने तो तुम्हें इसलिए जागृत किया था ताकि तुम अपनी मौत का बदला ले सको। होश में आओ, मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। रिया ने उसे जागृत तो कर दिया, लेकिन अंत में वो खुद भी उसकी मौत का कारण बन गई। उसने अपने हाथ रिया की गर्दन की तरफ बढ़ाए और एक ही झटके में उसकी गर्दन को भी मरोड़ डाला। रिया की कुछ आखिरी चीखों के बाद, जो पूरे गांव में गूंज गईं, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। खून की आखिरी बूंद फर्श पर गिरी। कहा जाता है कि गांव के लोगों ने डर के मारे पूरे गांव को खाली कर दिया और दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। लेकिन लाल घूंघट में वो आत्मा आज भी उस गांव में भटकती रहती है, और जो भी उसके सामने आता है, चाहे इंसान हो या जानवर, उसे वो मौत के घाट उतार देती है। पायलों की आवाज अभी भी रात में गूंजती है, ठंडी हवा में सड़ंद फैलती है और कुएं के पास खून की बूंदें कभी सूखती ही नहीं। दोस्तों, ये थी ड्रैक्सर की वो भयानक घटना जो अभी भी आपके दिमाग में घूम रही होगी। अगर ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर गई तो तुरंत लाइक कर दो। कमेंट में लिखो कि सबसे डरावनी सीन कौन सा लगा, गर्दन मरोड़ने वाला या चेहरे का मांस नोचने वाला। शेयर कर दो अपने हॉरर प्रेमी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस डर का अनुभव करें। चैनल ड्रैक्सर को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई भयानक घटना सबसे पहले तुम तक पहुंचे। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, जहां रोज नई हॉरर क्लिप्स और अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई भयानक घटना, कोई रात का अनुभव या कोई और डरावनी सच्चाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। हम कोशिश करेंगे कि अगली घटना आपकी हो। मिलते हैं अगली भयानक रात में। तब तक अंधेरे से बचकर रहना, कुएं के पास अकेले मत जाना और ड्रैक्सर के साथ जुड़े रहना। जय हिंद।